जय हिंद साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक नए सेशन के साथ हाजिर हुआ हूं। इस सेशन में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव को फिर से जो बचे हुए पार्ट हैं हम लोगों के, उसे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले सेशन में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव को स्टार्ट कर दिए थे। राज्य सरकार की विधायिका को हम लोग प्रारंभ कर दिए थे। तो राज्य सरकार की जो विधायिका था, जब इसे हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, तो राज्य सरकार की जो विधायिका है उसका टेबल को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए थे कि टेबल क्या है, किस तरीके से टेबल काम करता है। तो टेबल के बारे में जब हम लोग पढ़े, टेबल के बारे में जब हम लोग अच्छे तरह से समझ लिए थे, तो अब हम लोग उसी को एक आर्टिकल वाइज तरीके से और विस्तृत जानकारी की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि राज्य सरकार में आर्टिकल हम लोग देखते हैं विधायिका के बारे में। तो विधायिका से आर्टिकल स्टार्ट होता है 168, बहुत ही महत्वपूर्ण है 168। इसमें कहा गया कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन, राज्यों के विधान मंडलों का गठन, तो राज्यों के विधान मंडलों के गठन की बात जो की गई है वह है आर्टिकल 168 में किया गया। किसमें किया गया प्यारे दोस्तों? आर्टिकल 168 में राज्यों के विधान मंडलों के गठन की चर्चा की गई। अब इनका गठन कैसे होता है? गठन में अगर देखा जाए हम लोग, तो राज्यों का जो विधानसभा है ना, वो मैंने जो पिछले क्लास में टेबल आपको बताया था सदस्य संख्या वगैरह के बारे में, वह गठन की बातें वहां पर करता है कि विधानसभा, विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जो विधानसभा है उसमें अधिकतम विधानसभा को प्रथम एवं निम्न या लोकप्रिय सदन कहते हैं, फर्स्ट एंड लोअर एंड परमानेंट हाउस कहा जाता है विधानसभा को, और विधान परिषद को कहते हैं द्वितीय एवं उच्च या अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय एवं उच्च या अस्थायी सदन कहते हैं विधान परिषद को। सेकेंड एंड अपर एंड परमानेंट हाउस किसे कहा जाता है? तो विधान परिषद को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आप यहां पर देखने पा रहे हो कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 500, मैंने बताया था कि 500 हो सकता है अधिकतम, न्यूनतम 60 हो सकता है। न्यूनतम कितना हो सकता है? मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। लेकिन कुछ ऐसे विधानसभा भी हैं जहां पर सदस्य संख्या, विधानसभा की संख्या न्यूनतम है। जैसे आप देखोगे, मैं बताया था आपको कि नागालैंड में 46 हैं, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 30 हैं। तो ये न्यूनतम है, तो अपवाद स्वरूप हो गए, 60 से भी कम है। यहाँ पे विधान परिषद की ओर अगर हम रुख करें, तो विधान परिषद की मैक्सिमम मेंबरशिप उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। मतलब जिस राज्य में विधान परिषदें हैं, उन राज्यों में विधानसभा ऑलरेडी है। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। वे 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा को स्वीकार किया गया है। आप समझने पा रहे हो यहां पर कि जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है, तो विधानसभा तो पूरे 29 राज्यों में है, जबकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। पहले 7 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी पहले विधान परिषद था, लेकिन जब से 370 और 35 से वहां पर हटा और केंद्र शासित प्रदेश उसे बना दिया गया, तब से वहां पर विधान परिषद हट गया और दिल्ली के तर्ज की तरह वहां पर भी विधानसभा का ही बस केवल कॉन्सेप्ट रखा गया। लेकिन न्यायपालिका, जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट था, जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट था। तो वे 6 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर विधान परिषदें हैं?
ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है इनमें से किन राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। इनमें से किन राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से किन राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं, तो आप तुरंत बताओगे तो किन किन राज्यों में हैं ये तो पता रहना चाहिए, तभी तो नहीं की जानकारी देने पाओगे ना, तभी प्रश्न का उत्तर हम देने पाएंगे। तो आइए हम देखेंगे किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आप नोट करते चलेंगे अपने कॉपी में। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तो जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उन राज्य में विधानसभा ऑलरेडी है, तो उस राज्य के विधान परिषद के 1/3 से अधिक उस राज्य के विधान परिषद की संख्या नहीं हो सकती अधिकतम। इसे जैसे मान लो सपोज दैट उत्तर प्रदेश में यदि विधानसभा का 403 सीटें हैं तो और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मैक्सिमम संख्या कितना होगा, तो हम 403 इंटू क्या कर देंगे, अगर यदि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या 403 है और हमको विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का अधिकतम सदस्य संख्या ज्ञात करना है, मैक्सिमम सदस्य संख्या ज्ञात करना है, यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल की अधिकतम सदस्य संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि 403 गुणा 1/3 कर देंगे, तो कितना आएगा 134 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 134 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, ये तो तय हो गया। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की संख्या 100 है, जो सभी राज्यों से ज्यादा है, जो सभी राज्यों से ज्यादा है। ये भी आपको कंटेंट को याद रखना है बखूबी तरीके से, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट माने जाते हैं। आइए, ये तो आप गठन की चर्चा किए, गठन के बारे में समझे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो राज्यों के विधान मंडलों की अवधि क्या होती है। अब जो आपका आर्टिकल आने वाला है वो आर्टिकल है 172, अनुच्छेद 172 है, आर्टिकल 172। इसमें कहा गया है कि राज्यों के विधान मंडलों की अवधि, क्या कहा गया है, राज्यों के विधान मंडलों की अवधि के बारे में चर्चा किया गया है कि राज्यों के विधान मंडलों की अवधि क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अवधि की बात किया जाता है, जब टेन्योर की बात किया जाता है, तो टेन्योर में हम यहाँ पर देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, जो विधानसभा है इसकी विधानसभा का कार्यकाल, इसका और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है प्यारे दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। दोनों का, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का और विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर्स का होता है। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टेन्योर पूछा जाएगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जैसे केंद्र में आप लिखे थे, जैसे केंद्र में लोकसभा था और राज्य में, मतलब लोकसभा के समतुल्य राज्य में विधानसभा और राज्यसभा के समतुल्य राज्य में विधान परिषद। तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा और इसके सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, इन दोनों का कोई कार्यकाल नहीं होता है।
इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ये भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मतलब राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा और विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इस लाइन को स्पष्ट रूप से याद रखना है। प्रत्येक दूसरे वर्ष, एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है और नए सदस्य उसके स्थान पर चुन लिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तो ये रही बात आपका अवधि के बारे में। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों आपके अस्थायी सदन है। क्या है? ये दोनों आपके जो है अस्थायी सदन है। प्यारे दोस्तों, क्या है? अस्थायी सदन। ये दोनों अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होते, हमेशा बने रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा। तो जितने लोगों का सदस्य संख्या समाप्त होता है उतने उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव अक्सर हो जाया करता है। तो विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं ना, एमएलसी। बहुत लोग विधान परिषद नहीं जानते, एमएलसी का नाम सुनते हैं कि एमएलसी का चुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, मतलब विधान परिषद के सदस्यों का ही चुनाव हो रहा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव हो रहा है। विधानसभा जो है आपका यहाँ पर देख रहे हैं, विधानसभा का जो कार्यकाल देखा जाए, इसका और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि सदस्य चाहे तो रिजाइन तो दे सकते हैं, यदि सदस्य चाहे तो वे रिजाइन दे सकते हैं, समझ गए? या फिर यदि जो सदस्य हैं, यदि सदस्य हैं विधानसभा के और वे 60 दिन, लोकसभा या राज्यसभा हो, लोकसभा या विधानसभा हो, यदि 60 दिन तक अपने स्पीकर महोदय को बिना इन्फॉर्म किए, बिना सदन को इन्फॉर्म किए, पीठासीन अधिकारी को इन्फॉर्म किए 60 दिन तक यदि वे अनुपस्थित हो जाते हैं तो इसके आधार पर भी उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। या यदि वे अयोग्य पाए जाएं, निर्वाचन के लिए जो अपरिहार्य योग्यताएं थी उनको अगर फुलफिल न करने पाए, या फिर गलत तरीके से किसी चीज़ों को पेश करके यदि वे चुनाव लड़ भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं, तो उस आधार पर भी इनको बाद में हटाया जा सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर समझने की बात यह है कि जो लोकसभा और जो विधानसभा है, जब भी आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उस समय क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ करके एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। जो विधानसभा है और जो लोकसभा है, ये दोनों 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। यदि गठबंधन का सरकार बना हो तो सरकारें बीच में गिर जाया करती हैं, आप ऐसा जानते हैं। अनेक राज्यों में ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार जो भी है, तो नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ पर तो बीच में वे लालू प्रसाद यादव जी के साथ गठबंधन किए थे, लेकिन समर्थन खींच लिए, नीतीश कुमार, सरकारें गिर गई। फिर वे बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाए, वो भी गठबंधन सरकार था। आपने महाराष्ट्र में देखा, अटल जी की सरकार एक मत से गिर गया था, फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ा था वहाँ पर। तो कई बार जो है सो ऐसी कंडीशंस हुए हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कि सरकारें, गठबंधन की सरकार थोड़ा सा अस्थिर सरकार होती हैं, क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट कहा जाता है उन्हें, क्योंकि ये पूरा 5 वर्ष पूरा करेंगी ये कहना असंभव हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि लोकसभा और विधानसभा 5 वर्ष से पहले यदि भंग होंगे तो भंग होंगे कैसे? एक तो आपने कारण समझ लिया कि यदि अपना वे बहुमत खो दें, बहुमत सिद्ध न करने पाए, तो उस आधार पर भी वे उनका विघटन हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे वे।
डिजॉल्व हो जाएगा, मध्यावधि चुनाव कराना पड़ेगा। मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव में अंतर समझिएगा। उपचुनाव का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ता है और दो जगह से दोनों जगह से यदि वह जीत जाता है और एक सीट जो उसे छोड़ना पड़ता है, तो बचे हुए सीट पर या फिर अगर किसी कोई सदस्य है सदन का, उसका निधन हो जाए या रिजाइन कर दे, तो जो सीट खाली हो जाता है 6 महीने के अंदर में उस सीट पर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य होता है उस सीट पर चुनाव कराना। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो उसी को बोलते हैं उपचुनाव। और मध्यावधि चुनाव का मतलब जब सरकारें गिर जाएं और जब दोबारा जब चुनाव कराने की नौबत आ जाए, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? उसी को कहा जाता है मध्यावधि चुनाव। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से, एक और तरीका बता रहा हूं भाई, गठबंधन यदि समर्थन खो करके सरकारें गिर जाएंगे तो अलग की बात है, बहुमत सिद्ध न करने पाए, सरकारें गिर जाएं, वो तो एक तरीका है। एक ये भी तरीका है कि यदि लोकसभा, यदि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। और राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। प्यारे दोस्तों, तो ये आप एक अवधि के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जो एट ए ग्लेंस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आपने देखा कि ये कितने महत्वपूर्ण पॉइंट आपके थे। अब जो हम बात करने वाले हैं कि योग्यता क्या है इनका, अगला जो आर्टिकल होगा, ये सब पॉइंट तो आप लोग नोट करते चल रहे हैं ना, नोट करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इस समय बता रहा हूं। अब जो हम बात करने वाले हैं वह टॉपिक है हमारा आर्टिकल जो आता है आपका आर्टिकल 173। आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 कहता है, इसमें योग्यता की बात की गई है। किसका किया गया? कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, योग्यता की बात करते हैं कि योग्यता क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता की चर्चा किसमें की गई, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स का क्वालिफिकेशन की चर्चा किसमें की गई है, तो आप तुरंत बताओगे आर्टिकल 173 में किया गया है। तो योग्यता क्या है? योग्यता होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा, विधान परिषद दोनों में कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा के लिए कहा गया कि 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए कहा गया कि 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर 25 वर्ष की आयु, यहाँ पर 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। दोनों जगह कहा गया कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, नो मैड एंड बैंकरप्ट। दोनों जगह कहा गया कि केंद्र और राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर भी न हो, या फिर संसद के द्वारा बनाए गए कानून से अयोग्य घोषित न किए गए हों। ये जो है आपका योग्यता की बात हुई, समझ गए? ये आपने आज के सेशन में योग्यता को देखा। योग्यता तक हम लोग चर्चा के लिए हम लोगों ने जो है इसमें अवधि के बारे में देखे और योग्यता के बारे में चर्चा की। प्यारे दोस्तों, तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि जो वीडियो आपने देखा वो आपको कैसा लगा, आपको कितना फायदा पहुंचाने वाला साबित हुआ, आपके एग्जाम, आपने जिस एग्जाम का परीक्षा देने वाले हैं आप, उस एग्जाम के लिए यह वीडियो यूजफुल है या नहीं है। एक कमेंट आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ताकि हम और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो सकें और आपके लिए उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार प्यारे साथियों।